भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और नजर डालते हैं खास खबरों पर। पिछले 24 घंटे के अंदर 21 नए मामले आए सामने। एक कोरोना संक्रमित मरीज की और हुई मौत। कोरोना ने आगरा में फिर पकड़ी तेज रफ्तार। रशियन सप्लायर रोशनी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। कई अहम राज उगल सकती है रशियन सप्लायर रोशनी। शनिवार शाम तक पुलिस रिमांड पर रहेगी रोशनी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को मिली जमानत। कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आपा संस्था ने किया जिला मुख्यालय प्रदर्शन। शासन व प्रशासन से स्कूल फीस माफी की उठाई मांग। रेखा पसारिया बनी आगरा कॉलेज की नई प्राचार्य। 24 जुलाई को ग्रहण करेंगी कार्यभार। पंद्रह दिन पूर्व हुई थी विवाहिता की शादी। गांव के युवक पर विवाहिता को ले जाने का आरोप। मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव गड़सानी का मामला। दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर और सिलीगुड़ी तक दबिश देने वाली आगरा पुलिस कोख के कातिलों के 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई है। एसएसपी आगरा बबली कुमार के नेतृत्व में कोख के कातिलों के 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कभी भी आगरा से दबिश हो सकती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोक के कातिलों की अब शायद सामत आने वाली है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार पूरी कमान संभाले हुए और जिले के टॉप 10 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की टीम कोक के कातिलों को सलाखों को पीछे पहुंचाने के लिए लगा दी गई है। दरअसल आपको बताते चलें, अभी कुछ दिन पूर्व भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। यह 5 व्यक्ति कोक के कातिलों का काम करते थे, यानी कोक के अंदर जन्मे बच्चे को चुराकर दूसरों को बेचा जाता था। इनका नेटवर्क दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर, गाजियाबाद सहित अन्य जिलों और अन्य राज्यों में फैला हुआ था। कोक के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब आगरा पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है और जेल में बंद 5 अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान 2 नए नाम सामने आए हैं। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि यह मामला दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद और गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी कठिनाई जरूर हो रही है, मगर आगरा पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में लग गई है। देखिए, ये चूँकि प्रकरण फरीदाबाद, दिल्ली और बाहर के जगहों से संबंधित था, फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। एक पूरी डेडिकेटेड टीम एसपी ईस्ट के नेतृत्व में लगी थी, जो यहाँ से लेकर सिलीगुड़ी तक हम लोगों ने पूरे इस फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, तो इन सभी जगहों से हम लोगों ने जो है इंफॉर्मेशंस इकट्ठे किए, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक की कहानी से निकल कर आ रही है, 2 व्यक्ति जो मेन जिनके पास सारी जानकारी है पूरी प्लानिंग की, जो लीडर के तौर पे अभी तक लग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्लान कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत आगे जो चीज़ नेटवर्क का हिस्सा निकल कर आएगा, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि सलाखों के पीछे पहुंचे 5 कोक के कातिलों से गहन पूछताछ के बाद कई अहम सुराग खुलाते हुए, हालांकि पुलिस ने 2 अन्य नामों की घोषणा तो नहीं की, मगर एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि कोक के कातिलों के 2 मुख्य अभियुक्तों को ये नाम सामने आए हैं, जिनके लिए मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए हैं और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिसे लेकर जल्द दबिश से भी दी जाएगी। इस मामले का कमान खुद एसएसपी आगरा बबलू कुमार संभाले हुए हैं। प्रतिदिन इस की मॉनिटरिंग होती है और अपडेट के साथ एसएसपी आगरा बबलू कुमार अपनी टीम को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाओं में बदलाव से जुड़े पूर्व कुलपति अरविंद कुमार दीक्षित के एक आदेश को राजभवन ने अस्वीकार कर दिया है। पूर्व कुलपति ने फाइनल ईयर में 3 के बजाय 2 विषयों की परीक्षाएं कराए जाने का फैसला किया था, जिसे राजभवन ने नहीं माना। परीक्षा समिति की बैठक में इस निर्णय को पूरी तरह से
खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार दीक्षित के एक फैसले को पलट दिया गया। पूर्व कुलपति अरविंद कुमार दीक्षित ने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 3 के बजाय 2 विषयों की परीक्षाएं कराए जाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि ग्रेजुएशन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में छात्र 3-3 विषय की पढ़ाई करते हैं। पूर्व कुलपति ने फैसला किया था कि पहले व दूसरे वर्ष जहां छात्र 3-3 विषय पढ़ेंगे तो वहीं फाइनल ईयर में केवल 2 विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस निर्णय को राजभवन की ओर से स्वीकृति नहीं मिली। परीक्षा समिति की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि पूर्व की भांति ही तीनों विषयों की परीक्षाएं फाइनल ईयर में कराई जाएंगी। गौरतलब है कि इस तरह का नया नियम लागू करने से छात्रों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस नियम के साथ उन्हें भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी पढ़ाई का एक विषय भी कम हो जाएगा, जिसके चलते अन्य कक्षाओं में एक विषय में प्रवेश लेने को लेकर परेशानी आ सकती है। लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने बैठक के दौरान पिछले फैसले को पूरी तरह से खारिज करते हुए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया। जिले के तेज तर्रार आईपीएस और जिला पुलिस कप्तान बबलू कुमार इस समय जगदीशपुरा पुलिस से खासे नाराज हैं। एक दिन में 2 चोरी के ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जगदीशपुरा पुलिस ने लाखों की चोरी के मुकदमे दर्ज तक नहीं किए। पूरे साक्ष्य होने के बावजूद पीड़ित ने एसएसपी से न्याय न मिलने की गुहार लगाई है, तो वहीं एसएसपी ने कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश सुनाए हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिले की पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर रही है, तो वहीं 2 मामलों में सामने आया है कि पुलिस अपराध दर्ज कराने में कोताही बरत रही है और अपराध छिपाने की कोशिश करती है। हाल ही में ये 2 मामले ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सामने आए हैं, जहां पूर्ण साक्ष्य होने के बावजूद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के मामलों को दर्ज नहीं किया। थाना जगदीशपुरा पुलिस जहां अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं थाना जगदीशपुरा पुलिस फरियादियों को धुतकार कर भगा देती है। लाखों रुपए की चोरी को छिपाने वाली थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्यशैली की शिकायत जिले के कप्तान बबलू कुमार से हुई है, जिसमें जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने थाना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बीगा नगर का है। बीगा नगर में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौर के मकान में बीती 14 जुलाई को लाखों रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट की टीम ने भी मौके पर जाके जांच पड़ताल की। बावजूद इसके हफ्ते भर से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने अभी तक लाखों रुपए की चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है और पीड़ित मुकदमा दर्ज कराने और घटना के खुलासे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जितेंद्र सिंह राठौर। जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है, मेरे घर पे चोरी हुई थी। 14 तारीख को पता लगा था सुबह, मगर पूरी जांच हुई, सब लोग आए, मैंने सूचना भी पुलिस को दी थी उस वक्त, लेकिन उस पर कोई मुकदमा कोई लिखा नहीं जा रहा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? मैं ये चाह मेरी मांग ये है कि जिसने चोरी की उसका खुलासा होना चाहिए और मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कौन से थाने का मामला है? थाना जगदीशपुरा का मामला है। तो आपने पुलिस में शिकायत करी थी, तो इंस्पेक्टर ने क्या कर दिया? उन्होंने कहा हम जाँच कर रहे हैं अभी, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा मेरा अभी। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने कई अपराधियों व अपराध को छिपाने की कोशिश की या फिर संगीन अपराधों को हल्की धाराओं में दर्ज कर दिया। मामला अब अधिकारियों के संज्ञान में आया है और अधिकारी थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्य प्रणाली से खासे नाराज हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया जहां अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित करते हैं, तो वहीं थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्यशैली उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को ठेंगा दिखा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में थाना जगदीशपुरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय सितंबर माह में परीक्षाएं कराएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाएं केवल फाइनल ईयर की ही कराई जाएंगी, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे। हालांकि प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में आने पर दोनों की परीक्षाएं एक साथ देनी होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों को
सितंबर तक अपनी परीक्षाएं करानी है। इस आदेश के चलते डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाएं कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। परीक्षा समिति की बैठक में विश्वविद्यालय ने सितंबर माह में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। हालांकि पूरी परीक्षाओं का कार्यक्रम यानी स्कीम फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसे जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन के आदेशों के तहत केवल फाइनल ईयर व सेमेस्टर सिस्टम वाले पाठ्यक्रमों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि केवल फाइनल ईयर के ही छात्रों की फिलहाल परीक्षाएं कराई जाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कम से कम छात्र विश्वविद्यालय आए, इसी के चलते केवल फाइनल ईयर व फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में लगभग 99,000 छात्र ऐसे हैं जो कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं इस वर्ष देंगे। रही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की बात, तो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा। इन छात्रों को प्रोविजनल मार्कशीट दी जाएगी और इन्हें दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की भी परीक्षाएं देनी होंगी। इसी तरह से द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी यह नियम लागू रहेगा। वहीं बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का कहना था कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सितंबर माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके लिए जो भी एहतियात बरतनी होगी उसके बारे में विस्तार से छात्रों को बता दिया जाएगा। एक दिन पूर्व भी विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब परीक्षाओं को लेकर भी विश्वविद्यालय पूरी तरह गंभीर हो गया है। वहीं प्री PhD कोर्स को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें अहम निर्णय लेते हुए प्री PhD कोर्स की अब परीक्षा नहीं कराई जाएंगी और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। PhD के छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन इस बैठक में यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। मलपुरा थाना क्षेत्र के गड़सानी गांव में रहने वाली एक विवाहिता को गांव के कुछ लोग बहला फुसला कर ले गए। 15 दिन पूर्व हुई शादी के बाद विवाहिता अपने मायके पक्ष आ गई थी। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में मलपुरा पुलिस पीड़ित पक्ष की ना तो कोई सुनवाई कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कैमरे के सामने दिखने वाली यह विवाहिता मलपुरा थाना क्षेत्र के गड़सानी गांव की रहने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, बशा नाम की इस विवाहिता की शादी 15 दिन पूर्व राजस्थान के धौलपुर इलाके में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद जब विवाहिता अपने मायके गई तो गांव के कुछ युवक उसे बहला फुसला कर ले गए। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष के लोगों का आरोप है कि विवाहिता अपने पूरे जेवर के साथ में मायके आई थी और जो युवक उसे बहला फुसला कर ले गए, विवाहिता के पास से नकदी और जेवरात भी मौजूद थे। इस बात की शिकायत विवाहिता के परिजनों ने थाना मलपुरा पुलिस से भी की, मगर आरोप है कि थाना मलपुरा ने न तो अभियोग पंजीकृत किया और न ही कोई कार्रवाई की। हमारी लड़की को भगा के ले गया ओम प्रकाश लड़का गड़सानी गांव से। कितने दिन पूर्व शादी हुई थी? शादी लड़की की तो 15 दिन पहले ही हुई थी, मतलब 15/6/2020 में ही हुई। आपने पुलिस को सूचना करी इस मामले में? हाँ, की है, मगर उन्होंने कोई रिपोर्ट ही नहीं ली हमारी। आज अधिकारियों से मिलने क्या आश्वासन दिया है? उसी को देने आए हम तो। थाना मलपुरा पुलिस की इस कार्यशैली से पीड़ित पक्ष के लोग काफी नाराज हैं और न्याय की गुहार लगाते हुए विवाहिता के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को विवाहिता बशा के परिजन कलेक्ट्रेट स्थित SSP कार्यालय पर पहुंचे, जहां विवाहिता के परिजनों ने थाना मलपुरा पुलिस की शिकायत की तो वहीं पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की भी मांग की। इस मामले में SSP आगरा ने थाना मलपुरा पुलिस को निर्देश जारी किए हैं, मगर हैरत की बात यह है कि जहां प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर गंभीर है, तो वहीं थाना स्तर पर महिलाओं और पीड़ितों की सुनवाई को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करती है या नहीं। ताई नगरी आगरा में वेश्यावृत्ति के धंधे को रोशन करने वाली रोशनी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। शुक्रवार और शनिवार शाम तक पुलिस रिमांड पर आई रोशनी कई अहम राज खोल सकती है। इस मामले में SSP आगरा बबलू कुमार की टीम रोशनी से गहन पूछताछ कर रही है और मोबाइल की भी जांच पड़ताल हो रही है।
आगरा में वेश्यावृत्ति के धंधे को रोशन करने वाली रोशनी सलाखों के पीछे पहुंच गई थी और रोशनी से परत दर परत हर मामला खुलना है। सफेद पोश से लेकर इस मामले में कई और गर्दन फंस सकती हैं। यही वजह है कि रशियन सप्लायर रोशनी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार का कहना है कि रोशनी से पूछताछ करने वाली टीम में इंस्पेक्टर स्पेशल सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को लगाया गया है। साथ ही साथ रोशनी से क्या राज उगलवाने हैं, यह प्रश्न भी पहले से ही तैयार कर लिए गए हैं। देखिए, इस प्रकरण में अभियुक्ता का जो है पुलिस कस्टडी रिमांड की डिमांड की गई थी और 2 दिनों की 48 घंटे की रिमांड हमें मिली है। उससे अभी पूछताछ के लिए टीम हमारी लग गई है। जैसे जैसे जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी उसको हम अगले 48 घंटों में पूरी करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कुछ होटलों पे भी कार्रवाई की जाएगी जो लगातार इसके, और जैसा मैंने कहा कि अभी पूछताछ जो है हमारी टीम ने प्रारंभ कर दिया है और जिन जिन चीज़ों की जानकारी हमें लेनी है वो क्वेश्चनेयर तैयार कर लिए गए हैं। उससे एक एक करके हमारी पूरी टीम जो है पूछताछ करेगी। सभी डिटेल को खंगालने का प्रयास करेंगे, हर एक लिंक को, कि कैसे ये पूरा नेटवर्क चलता है, किस प्रकार से काम होते थे, किस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था। उन सभी चीज़ों की छानबीन, कौन कौन लोग सम्मिलित हैं, किन किन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया है, वो सारी चीज़ें जानकारी करने के उपरांत जो है वो आपके समक्ष भी रखा जाए। दरअसल आपको बताते चले कि आगरा में वेश्यावृत्ति और रशियन सप्लायर नाम मामले में रोशनी का नाम कोई पहला नहीं है। इससे पहले भी रोशनी का नाम सिकंदर थाना क्षेत्र में अश्व अपहरण कांड में सामने आया था, जिसमें रशियन सप्लायर रोशनी फरार हो गई थी, मगर बाद में रोशनी को न्यायालय में समर्पण करके जेल जाना पड़ा था। उस वक्त भी रोशनी के साथ में आगरा शहर के कई बड़े नाम सामने आए थे, जिसमें अधिकारियों से लेकर शहर के कई बड़े लोग शामिल थे। और इस बार भी पुलिस ने 15,000 के इनामी रशियन सप्लायर रोशनी को उसके साथी राहुल मिश्रा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मगर रोशनी के जेल जाने के बाद पुलिस का काम पूरा नहीं हुआ है। रोशनी का नेटवर्क किन किन लोगों के साथ में था, रोशनी किन किन होटलों में सप्लाई करती थी और रोशनी के कंधे कितने मजबूत हैं, इसकी गहन पूछताछ के लिए पुलिस ने रोशनी को शनिवार शाम तक रिमांड में लिया है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रोशनी 3 मोबाइल रखती थी। एक मोबाइल से ग्राहकों से बात होती थी, एक मोबाइल से देह व्यापार में शामिल युवतियों से बात होती और तीसरा मोबाइल होटल मालिकों से बातचीत का था। तीनों मोबाइल की फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पर अब देखना होगा कि पुलिस डिमांड पर आई रोशनी अपने राज में किन किन के नाम खोलती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639003002 पर। ब्रेक के बाद खबरों के इस कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य के नाम पर मोहर लग गई है। कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर रेखा पतसरिया को प्राचार्य नियुक्त किया है। वह 24 जुलाई को प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण करेंगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद माहेश्वरी 25 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। डॉक्टर रेखा पतसरिया के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र व पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आगरा कॉलेज के नए प्राचार्य के रूप में बुधवार को मोहर लग गई। कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने कॉलेज की वरिष्ठतम शिक्षक डॉक्टर रेखा पतसरिया को प्राचार्य नियुक्त किया है। वह 24 जुलाई को प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण करेंगी। कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर विनोद माहेश्वरी 25 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
बता दें कॉलेज के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी संभालने जा रही डॉक्टर पसारिया अभी कॉलेज के हिंदी विभाग की अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल सितंबर 2020 तक होगा। डॉक्टर रेखा पसारिया मूल रूप से आगरा की निवासी हैं। डॉक्टर पसारिया प्रख्यात रंगकर्मी व साहित्यकार विनय पसारिया की धर्मपत्नी हैं। डॉक्टर रेखा पसारिया ने 15 सितंबर 1983 को आगरा कॉलेज के हिंदी विभाग में प्रवक्ता के पद पर अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था। उनके अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र व पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक उनकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रेखा पसारिया विभिन्न सामाजिक संस्थानों व रंगकर्म से सक्रिय रूप से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित को बुधवार को जमानत मिल गई। रात करीब 8:30 बजे उन्हें एमडीजन इंटर कॉलेज में बनी अस्थायी जेल से रिहा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित को बुधवार को जमानत मिल गई। उन्हें मंगलवार को टोरंट ऑफिस में तालाबंदी के मामले में गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। उन्हें 20,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और 20,000 रुपये के 2 जमानतियों पर रिहा किया गया। गिरफ्तार किए गए 7 अन्य कांग्रेसियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। बता दें युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने मंगलवार को टोरंट ऑफिस पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस से झड़प हो गई थी। पुलिस ने जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित, एआईसीसी सदस्य अनुज शर्मा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बिलाल अहमद, यूथ कांग्रेस के प्रभारी मथुरा प्रसाद, यशपाल चाहर, विष्णु शर्मा, पार्षद मनीष धाकड़, चंद्रमा पाराशर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बुधवार को सीजीएम प्रीति सिंह की अदालत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सीजीएम ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश दिए। पैरवी अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर और रमाशंकर शर्मा ने की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित के रिहा होने पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी हरिपर्वत स्थित एमडीजन कॉलेज में बनी स्थायी जेल के बाहर पहुंच गए थे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित का जोशीला स्वागत भी किया गया। बता दें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित को एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनी अस्थायी जेल से रिहाई के परवाने ने विलंब करा दिया था। उनकी रिहाई 7 बजे होनी थी, लेकिन परवाने में त्रुटि के चलते रिहाई में विलंब हुआ। इसे दूर कराने के बाद जिलाध्यक्ष को करीब 8:45 पर रिहा किया गया। वहीं पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से कांग्रेस जिलाध्यक्ष को शहर की सीमा तक छोड़ने गई। पुलिस ने राह में आने वाले स्वागत कार्यक्रमों को करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के रिहाई के दौरान कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ता कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए देखे गए। ताजनगरी आगरा में कोरोना की दस्तक कम नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1557 हो गई है। तो वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद आंकड़ा 95 पहुंच चुका है। आगरा में कैसे बढ़ रहा है कोरोना, आइए बताते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। ताजनगरी आगरा में हम पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना अपडेट पर बात कर रहे हैं। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर अगर हम कोरोना अपडेट की बात करें तो यहाँ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का एक बार फिर पलटवार सामने आया है। यानी ताजे आंकड़ों के मुताबिक अब पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हुई है और यहाँ टोटल जो संख्या है मरीजों की मौत की संख्या की अगर हम बात करें तो अब तक ये आंकड़ा 95 पर पहुँच चुका है। ताजनगरी आगरा में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा 1557 पर पहुंचा है। कोरोना काल में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पर अगर हम बात करें तो यहाँ 82.4% रेशियो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का है, जबकि जिले में 86 कंटेनमेंट बफर जोन जिला प्रशासन द्वारा शामिल किए गए हैं। और अच्छी खबर ये है कि 14 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं और यह संख्या अब 1284 पर जा पहुंची है। तो यानी एक नए मरीज की मौत हुई है जो कोरोना संक्रमित था, यानी आंकड़ा फिर एक बार 95 पर पहुंच चुका है। मगर जिला प्रशासन आगरा ने साफ कर दिया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिवसीय कार्यक्रम यानी मिनी लॉकडाउन का नाम दिया है। सोमवार से शुक्रवार तक बाजार खोले जाएंगे, शनिवार और रविवार को ये 2 दिवसीय अवकाश घोषित रहेगा जिसे मिनी लॉकडाउन कहा जाएगा। इस दिन ना कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा,
बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिले के डीएम प्रभु नारायण के साथ साथ जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने भी जगह जगह बेवजह घूमने वाले लोगों, मास्क न पहनने वाले लोगों, धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों का चालान कर रही है जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, कोरोना के संक्रमण को और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। इनके तहत एक बड़ी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर के आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना अपडेट से एक जो आंकड़ा निकल के आया है कि बुधवार को एक नए कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद ये आंकड़ा 95 पर पहुंच चुका है। मून टीवी के लिए विनीत और होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। छत्ता थाना क्षेत्र के बेलनगंज सराफा बाजार से गुजर रही एक सेंट्रो कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से बाजार में मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोगों ने इसकी सूचना इलाकाई पुलिस के साथ दमकल विभाग को दी, मगर जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक आग ने सब कुछ खाक कर दिया। थाना छत्ता क्षेत्र के बेलनगंज पथवारी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सेंट्रो कार अचानक धुआं कर जलने लगी। दरअसल आपको बताते चलें कि मामला गुरुवार दोपहर का है। बताया जा रहा है कि एक सेंट्रो कार में एक व्यक्ति सवार था जो बेलनगंज पथवारी सराफा बाजार चौराहे पर से गुजर रहा था। यह व्यक्ति अपनी सेंट्रो कार को लेकर यहां से निकला, तभी अचानक कार के बोनट में धुआं उठना शुरू हो गया। कार सवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही धुएं ने भीषण आग का रूप ले लिया और धीरे धीरे कर पूरी कार आग की चपेट में आ गई। कार सवार युवक ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने सेंट्रो कार में लगी भीषण आग की सूचना इलाकाई पुलिस के साथ दमकल विभाग को दी। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक आग ने पूरी कार को खाक कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आग लगने के कारण जानने का प्रयास शुरू कर दिया है, मगर प्रारंभिक तौर पर हुई जांच पड़ताल में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। शानदार रहा जलवा ग्रुप का ऑनलाइन टैलेंट हंट कंपटीशन। जलवा ग्रुप संस्था और एक पहल व बालाजी प्रॉपर्टी की ओर से यूट्यूब चैनल पर एक टैलेंट शो का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के जाने मानी हस्तियों ने निर्णायक की भूमिका निभाई और प्रतिभागियों का चयन किया। प्रतिभागियों को उनको मिले लाइक के आधार पर निर्णायक व विजयी घोषित किया गया। लॉकडाउन के दौरान घर बैठी प्रतिभाओं को एक मंच देने के उद्देश्य से जलवा ग्रुप व एक पहल संस्था की ओर से टॉप टैलेंट 2020 का आयोजन किया गया था। डांस प्रतिभाओं को आगे लाने और उनकी प्रतिभा को और निखारने के उद्देश्य से यह मुकाबला जलवा ग्रुप भारत यूट्यूब चैनल की ओर से किया गया था। फाइनल राउंड के मुकाबले में सभी प्रतिभाओं ने शानदार प्रदर्शन किया और एक से एक प्रस्तुतियां देकर जमकर सराहना भी बटोरी। फाइनल मुकाबले में 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें आरोही सोलंकी प्रथम विजेता रही। उन्हें 1000 लाइक आए, जबकि दूसरे स्थान पर सिद्धि दीक्षित रही व उन्हें 931 लाइक मिले। वहीं तीसरे स्थान पर 791 लाइक के साथ आशी गौतम रही। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं का निर्णय लाइक के आधार पर किया गया था। अन्य प्रतिभागियों ने भी लाइक बटोरने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन सर्वाधिक लाइक पाने वाले ही विजेता घोषित किए गए। बाजारों में लगातार बढ़ रही भीड़ और मास्क के इस्तेमाल के प्रति बढ़ती जा रही अनदेखी से नाराज आगरा व्यापार मंडल ने शहर के व्यापारियों व ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। व्यापार मंडल ने साफ कहा है, यदि हालात ऐसे ही रहे तो प्रशासन कभी भी लॉकडाउन लगा सकता है। लिहाजा दुकानदारों व ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क के इस्तेमाल की अपील की है। आगरा व्यापार मंडल ने आगरा की जनता व व्यापारी कारोबारियों को आगाह किया है कि यदि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो एक बार फिर लॉकडाउन झेलना होगा। व्यापार मंडल के साथ जिलाधिकारी ने बैठक करते हुए व्यापार मंडल को सख्त लहजे में बाजारों में बढ़ रही भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने के लिए चेतावनी दी है, जिसके बाद व्यापार मंडल ने कारोबारियों व दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों को भी साफ कर दिया है कि बाजारों में यही स्थिति रही
तो एक बार फिर लॉकडाउन की सी स्थिति पैदा हो जाएगी। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के चलते इन दिनों बाजारों में काफ़ी भीड़ चल रही है। धीरे धीरे कोरोना के प्रति लोगों की दहशत व डर खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते ना ही अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और मास्क से भी लोग परहेज करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा शहर के तमाम बाजार घने हैं और उनकी सड़कें व गलियां काफ़ी सकरी हैं, जिसके चलते हर समय भीड़ बनी रहती है और लोग एक दूसरे से सटकर चलते हैं। ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन शून्यता की स्थिति में आ गया है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस के मामलों में भी कोई कमी नहीं आ रही है। पूर्व में भी आगरा शहर के तमाम व्यापारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सराफा बाजार को हफ्ते भर के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल के साथ बैठक में यह साफ कर दिया है कि यदि यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में पूरे बाजार के साथ साथ शहर में भी लॉकडाउन कराना होगा, जिसके चलते व्यापार मंडल ने व्यापारियों व ग्राहकों से अपील की है कि जब तक आवश्यकता ना हो वे अपने घरों से बाहर ना निकलें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही बाज़ार में आएं। साथ ही उन्होंने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बाहर निकलने की अपील की है। बाज़ारों में खरीदारी करते समय सभी लोग अपने साथ सैनिटाइज़र रखें और निरंतर इसका इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा बाज़ारों से लिए गए सामान को भी सैनिटाइज करें, इसके बाद ही घरों में इस्तेमाल करें। इन सभी अपीलों के साथ व्यापार मंडल ने चेतावनी दे दी है कि यदि यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि त्योहारों को भी लॉकडाउन में ही मनाना पड़े। पापा का प्रभाव बढ़ रहा है। पापा यानी अभिभावकों द्वारा बनाई गई संस्था जो लॉकडाउन में बंद रहे स्कूलों की ओर से की जा रही फीस वसूली की डिमांड का विरोध कर रही है। इस संस्था ने जिला मुख्यालय पर एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन और सरकार से इन स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान और जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक की फीस माफ किए जाने की मांग उठाई है। पापा का परिवार बढ़ रहा है। पापा यानी अभिभावकों की बनाई हुई संस्था जो लॉकडाउन में बंद रहे स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वसूली की डिमांड का विरोध कर रही है। स्कूलों के मनमाने रवैये और फीस माफी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभिभावकों के संगठन प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन यानी पापा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। हमको भी कर लो गिरफ्तार के बैनर लेकर अभिभावकों ने प्रशासन से फीस माफ करने की अपील की। मगर हमारे मुख्यमंत्री और डीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी 3 महीने की फीस है, पूरा सेशन है, इसको माफ़ किया जाए ताकि जनता को, आजकल व्यापार धंधे है नहीं, मीडियम वर्ग के परिवार है सब, इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी से, और बल्कि हमारा संघ जो भी आगरा प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे संग आगे खड़े होने चाहिए इस टाइम, और वो भी नहीं आए इस टाइम। हमारे डीएम को ज्ञापन देने का यही माध्यम था कि हमें अवगत कराया गया है कि ना सभी ये फीस माफ़ किया है, 0 सेक्शन किया है। बहुत से बच्चों के नाम कट भी चुके हैं। हमें बार बार फोर्स कर रहे हैं कि फीस भरो। हम फीस कहाँ से भरें? जब तक पूरा लॉकडाउन हुआ तब तक हमारी 3 महीने की फीस माफ करें। अगर ऑनलाइन पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आधी फीस लें हमसे, क्योंकि हम बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे। कैसे कि हम घर में मेहनत करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, तब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, हम जैसे नहीं हो उनका भविष्य बने। अपने से ज़्यादा हैसियत के अनुसार हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, मगर उनको ज़्यादा फोर्स न करा जाए। और ऑनलाइन पे पढ़ाई करें तो आधी फीस लें हमसे, हम मना नहीं कर रहे देने के लिए, आधी फीस लें। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों अभिभावक कलेक्ट्रेट पहुंचे और शारीरिक दूरी का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। संस्था सदस्यों ने एडीएम सिटी के एसीएम को फीस माफी का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अभिभावकों की मांगों को उच्च अधिकारियों को भेजने का भरोसा दिलाया। और प्राइवेट स्कूल लगातार नाम काट रहे हैं, ऑनलाइन क्लास से बच्चों को वंचित कर रहे हैं। हमारी स्थानीय प्रशासन से केवल यही मांग है कि कृपया वे हमारे बच्चों के आगे हमें शर्मिंदा ना होने दें। यदि कोरोना काल ने सबको परेशान किया है तो मध्यम और निम्न वर्गीय वर्ग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कृपया जब तक फीस राहत के मामले में कोई शासन से निर्देश नहीं आता है तब तक प्रशासन को चाहिए कि शासन के द्वारा जो आया हुआ आदेश है उसका संपूर्ण रूप से सुपालन कराया जाए और स्कूलों को निर्देशित किया जाए कि फीस न आने पर बच्चों के नाम अभी ना काटे जाएँ। तो दोनों बच्चों को मैं अपनी कैसे पढ़ाई करवाऊँ? पूरी दो बच्चों को अपनी एक फोन से कैसे पढ़ाई? एक को पढ़ाती हूँ तो एक वंचित, तो दूसरे को पढ़ाती हूँ दूसरा वंचित। क्या करा जाए? तो फीस माफ करो। बता दें, अभिभावकों का कहना है कि शासन के अपर सचिव ने 4 जुलाई को पत्र जारी कर आदेश दिए हैं कि शुल्क जमा नहीं होने पर किसी भी छात्र का नाम स्कूल से न काटा जाए।
न ही उसे ऑनलाइन टीचिंग से वंचित किया जाए। फिर भी कुछ स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रुप से हटाकर फीस जमा कराने के लिए 3 से 5 दिन का अल्टीमेटम मैसेज और फॉर्म से भेजा है, जिससे अभिभावक आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में यदि आगामी 2 दिनों में उनका उत्पीड़न नहीं रुका तो शासनादेश लागू नहीं किया गया तो मजबूरन संगठन अभिभावक के हितों में सड़क पर उतरकर आंदोलन को बाध्य होगा। लूट की फर्जी सूचना देना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला फर्जी पाए जाने पर युवकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र से जुड़ा है। लूट की फर्जी सूचना देना 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस की जांच पड़ताल में मामला फर्जी पाए जाने पर युवकों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक विगत रात्रि एक युवक ने कंट्रोल रूम पर अपने साथ लूट की सूचना दी थी। सूचना में युवक ने बाइक समेत नकदी लूटी जाने की सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना पर पुलिस ने दौड़ लगा दी। पूरे मामले की पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मामला रुपयों के लेन देन का निकला। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए झूठी सूचना देने के चलते 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों युवकों राजू पुत्र मायाराम निवासी कैरई और रामबरन पुत्र केशव सिंह निवासी राजाखेड़ा राजस्थान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी पुलिस ने गांजा तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक 12 साल की नाबालिग लड़की भी शामिल है। थाना प्रभारी जीआरपी विजय सिंह ने बताया कि आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिसकर्मी संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यह 3 अभियुक्त संदिग्ध अवस्थाओं में मिले। जब इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके पास से 20 किलो गांजा और कई अवैध सामान भी बरामद किया गया है। हाँ, इसमें ये लड़की जो है, एक लड़की पहले भी गई है विशाखापट्टनम से ये गांजा लाने के लिए, और जो लड़का इमरान है ये लड़का भी पहले गया है, गांजा लेकर आया है और विशाखापट्टनम से दिल्ली लेकर गया है। नाबालिग लड़की पहली बार गई है जी। उस दिन पूर्व पहला भी एक गैंग पकड़ा गया तो भाई बहन का इस तरीके का काम करता है क्या? हाँ, यहाँ क्योंकि ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है और साउथ इंडिया से जो ट्रेनें आती हैं, इसमें पहले भी हम लोगों ने कई बार गांजा पकड़ा है। ये विशाखापट्टनम साइड से जो ट्रेनें आती हैं इनमें गांजा अधिक आता है। कितना गांजा मिला इनके पास? लगभग 20 किलो गांजा मिला है। इसकी मार्केट में कीमत लगभग 2 लाख रुपये है। पूर्व में भी कभी जेल जा चुके हैं ये लोग? अभी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है और बाकी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो इनका पता है संबंधित थाने से भी जानकारी की जाए। जीआरपी प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में 3 अभियुक्तों के साथ एक लड़की भी पुलिस की हत्या चढ़ी है, जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई गई है। बहरहाल पुलिस इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई कर रही है। खेत में पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में जोरदार भिड़ंत हो गई। लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से 7 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शिकोवात हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया है। में पानी निकालने को लेकर 2 पक्षों में जोरदार भिड़ंत हो गई। पूरा मामला फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना के गांव मोगरा का है, जहां 2 खेत पड़ोसी पानी निकालने के विवाद में दोनों पक्ष जमकर भिड़ गए। लाठी डंडे खूब चले। ये झगड़ा हुआ सर पानी की वजह से। हमने तो पानी दे रहे थे लेकिन उन्होंने पाइपलाइन उखाड़ दी। फिर पाइपलाइन उखाड़ने की वजह से हमने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने हमें मारा पीटा। कितने लोग घायल हुए हैं करीब? हमारे 4 लोग घायल हैं सर। उस तरफ के? उस तरफ का एक ही घायल है सर। खेत के ऊपर लफड़ा हुआ था, मतलब हम जितवाने ले जा रहे थे खेत को, तो वो ट्रैक्टर निकल नहीं दे रहे थे। इस बात में गाली गलौज देने लगे थे। तो सीधे मतलब जो सरिया उनके पास थी, रोडें थी, वो अपने मारे लग गए, एक करके गए थे। मतलब हमें यही पता नहीं। आपकी पार्टी कितने लोग घायल हुए? हमारी पार्टी में 3 लोग घायल हैं। ये मोगरा जसराना से करीब 7 लोग आए थे जी, दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। तो इनके बीच में कुछ संपत्ति को लेकर के विवाद हुआ है, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ है। और यहाँ पे मेडिकल करवाने आए MLPC। यहाँ पे MLPC करने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद इनको जिस हिसाब से उनकी चोट होगी उस हिसाब से उनका मैनेजमेंट करके उनको यहाँ से
बता दें, सुरेश के समरसेबल के पाइप से आसपास के किसानों को खेती की सिंचाई करते थे। पाइप ज्ञानदास के खेत में जाता था। सुरेश पक्ष ने ज्ञानदास पक्ष को खेत में पानी नहीं दिया तो उन्होंने अपने खेत से पानी निकालने का विरोध किया। इसी बात पर विवाद हो गया, जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें शुक्रवार जिला मुख्य संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। अगर आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, कार्य विषय की जानकारी और भेज दीजिए 9639000300। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और नजर डालते हैं खास खबरों पर। पिछले 24 घंटे के अंदर 21 नए मामले आए सामने। एक कोरोना संक्रमित मरीज की और हुई मौत। कोरोना ने आगरा में फिर पकड़ी तेज रफ्तार। रशियन सप्लायर रोशनी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। कई अहम राज उगल सकती है रशियन सप्लायर रोशनी। शनिवार शाम तक पुलिस रिमांड पर रहेगी रोशनी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष को मिली जमानत। कांग्रेसियों ने किया जोरदार स्वागत। भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आपा संस्था ने किया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। शासन व प्रशासन से स्कूल फीस माफी की उठाई मांग। रेखा पसारिया बनी आगरा कॉलेज की नई प्राचार्य। 24 जुलाई को ग्रहण करेंगी कार्यभार। पंद्रह दिन पूर्व हुई थी विवाहिता की शादी। गांव के युवक पर विवाहिता को ले जाने का आरोप। मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव गणसानी का मामला। दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर और सिलीगुड़ी तक दबिश देने वाली आगरा पुलिस कोख के कातिलों के 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी में जुट गई है। एसएसपी आगरा बबली कुमार के नेतृत्व में कोख के कातिलों के 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कभी भी आगरा से दबिश हो सकती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कोक के कातिलों की अब शायद सामत आने वाली है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार पूरी कमान संभाले हुए और जिले के टॉप 10 सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की टीम कोक के कातिलों को सलाखों को पीछे पहुंचाने के लिए लगा दी गई है। दरअसल आपको बताते चलें, अभी कुछ दिन पूर्व भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में आगरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। यह 5 व्यक्ति कोक के कातिलों का काम करते थे, यानी कोक के अंदर जन्म गए बच्चे को चुराकर दूसरों को बेचा जाता था। इनका नेटवर्क दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर, गाजियाबाद सहित अन्य जिलों और अन्य राज्यों में फैला हुआ था। कोक के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब आगरा पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है और जेल में बंद 5 अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान 2 नए नाम सामने आए हैं। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि यह मामला दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद और गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी कठिनाई जरूर हो रही है, मगर आगरा पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने में लग गई है। देखिए, ये चूँकि प्रकरण फरीदाबाद, दिल्ली और बाहर के जगहों से संबंधित था, फिर भी हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। एक पूरी डेडिकेटेड टीम एसपी ईस्ट के नेतृत्व में लगी थी,
जो यहाँ से लेकर सिलीगुड़ी तक हम लोगों ने पूरे इस फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, तो इन सभी जगहों से हम लोगों ने जो है इंफॉर्मेशंस इकट्ठे किए, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक की कहानी से निकल कर आ रही है, 2 व्यक्ति जो मेन जिनके पास सारी जानकारी है पूरी प्लानिंग की, जो लीडर के तौर पे अभी तक लग रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्लान कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के उपरांत आगे जो चीज़ नेटवर्क का हिस्सा निकल कर आएगा, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि सलाखों के पीछे पहुंचे 5 कोक के कातलों से गहन पूछताछ के बाद कई अहम सुराग खुलासे हुए। हालांकि पुलिस ने 2 अन्य नामों की घोषणा तो नहीं की, मगर एसएसपी आगरा बबलू कुमार का कहना है कि कोक के कातलों के 2 मुख्य अभियुक्तों को ये नाम सामने आए हैं, जिनके लिए मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए हैं और लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिसे लेकर जल्द दबिश से भी दी जाएगी। इस मामले का कमान खुद एसएसपी आगरा बबलू कुमार संभाले हुए हैं। प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग होती है और अपडेट के साथ एसएसपी आगरा बबलू कुमार अपनी टीम को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की परीक्षाओं में बदलाव से जुड़े पूर्व कुलपति अरविंद कुमार दीक्षित के एक आदेश को राजभवन ने अस्वीकार कर दिया है। पूर्व कुलपति ने फाइनल ईयर में 3 के बजाय 2 विषयों की परीक्षाएं कराए जाने का फैसला किया था, जिसे राजभवन ने नहीं माना। परीक्षा समिति की बैठक में इस निर्णय को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार दीक्षित के एक फैसले को पलट दिया गया। पूर्व कुलपति अरविंद कुमार दीक्षित ने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 3 के बजाय 2 विषयों की परीक्षाएं कराए जाने का फैसला किया था। गौरतलब है कि ग्रेजुएशन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में छात्र 3-3 विषय की पढ़ाई करते हैं। पूर्व कुलपति ने फैसला किया था कि पहले व दूसरे वर्ष जहां छात्र 3-3 विषय पढ़ेंगे, तो वहीं फाइनल ईयर में केवल 2 विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। इस निर्णय को राजभवन की ओर से स्वीकृति नहीं मिली। परीक्षा समिति की बैठक के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि पूर्व की भांति ही तीनों विषयों की परीक्षाएं फाइनल ईयर में कराई जाएंगी। गौरतलब है कि इस तरह का नया नियम लागू करने से छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस नियम के साथ उन्हें भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर परेशानी का सामना न करना पड़े और उनकी पढ़ाई का एक विषय भी कम हो जाएगा, जिसके चलते अन्य कक्षाओं में एक विषय में प्रवेश लेने को लेकर परेशानी आ सकती है। लेकिन विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति ने बैठक के दौरान पिछले फैसले को पूरी तरह से खारिज करते हुए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया। जिले के तेज तर्रार आईपीएस और जिला पुलिस कप्तान बबलू कुमार इस समय जगदीशपुरा पुलिस से खासे नाराज हैं। एक दिन में 2 चोरी के ऐसे मामले सामने आए हैं जहां जगदीशपुरा पुलिस ने लाखों की चोरी के मुकदमे दर्ज तक नहीं किए। पूरे साक्ष्य होने के बावजूद पीड़ित ने एसएसपी से न्याय न मिलने की गुहार लगाई है, तो वहीं एसएसपी ने कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश सुनाए हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में होने वाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिले की पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर रही है, तो वहीं 2 मामलों में सामने आया है कि पुलिस अपराध दर्ज कराने में कोताही बरत रही है और अपराध छिपाने की कोशिश करती है। हाल ही में ये 2 मामले ताजनगरी आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सामने आए हैं, जहां पूर्ण साक्ष्य होने के बावजूद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी के मामलों को दर्ज नहीं किया। थाना जगदीशपुरा पुलिस जहां अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं थाना जगदीशपुरा पुलिस फरियादियों को दुत्कार कर भगा देती है। लाखों रुपए की चोरी को छिपाने वाली थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्यशैली की शिकायत जिले के कप्तान बबलू कुमार से हुई है, जिसमें जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने थाना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दूसरा मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बीगानगर का है। बीगानगर में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौर के मकान में बीती 14 जुलाई को लाखों रुपयों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट की टीम ने भी मौके पर जाके जांच पड़ताल की। बावजूद इसके हफ्ते भर से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने अभी तक लाखों रुपए की चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है और पीड़ित मुकदमा दर्ज कराने और घटना के खुलासे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। जितेंद्र सिंह राठौर। जी क्या परेशानी है? परेशानी ये है, मेरे घर पे चोरी हुई थी
14 तारीख को पता लगा था सुबह, मगर पूरी जांच हुई, सब लोग आए, मैंने सूचना भी पुलिस को दी थी उस वक्त, लेकिन उस पर कोई मुकदमा कोई लिखा नहीं जा रहा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग? मेरी मांग ये है कि जिसने चोरी की उसका खुलासा होना चाहिए और मेरा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कौन से थाने का मामला है? थाना जगदीशपुरा का मामला है। तो आपने पुलिस में शिकायत करी थी, तो इंस्पेक्टर ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं अभी, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा मेरा अभी। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने कई अपराधियों व अपराध को छिपाने की कोशिश की या फिर संगीन अपराधों को हल्की धाराओं में दर्ज कर दिया। मामला अब अधिकारियों के संज्ञान में आया है और अधिकारी थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्यप्रणाली से खासे नाराज हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया जहां अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित करते हैं, तो वहीं थाना जगदीशपुरा पुलिस की कार्यशैली उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा को ठेंगा दिखा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में थाना जगदीशपुरा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय सितंबर माह में परीक्षाएं कराएगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षाएं केवल फाइनल ईयर की ही कराई जाएंगी, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट होंगे। हालांकि प्रथम वर्ष के छात्रों को द्वितीय वर्ष में आने पर दोनों की परीक्षाएं एक साथ देनी होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद प्रदेश भर के सभी विश्वविद्यालयों को सितंबर तक अपनी परीक्षाएं करानी है। इस आदेश के चलते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने भी परीक्षाएं कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई। परीक्षा समिति की बैठक में विश्वविद्यालय ने सितंबर माह में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। हालांकि पूरी परीक्षाओं का कार्यक्रम यानी स्कीम फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसे जारी कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन के आदेशों के तहत केवल फाइनल ईयर व सेमेस्टर सिस्टम वाले पाठ्यक्रमों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे कि केवल फाइनल ईयर के ही छात्रों की फिलहाल परीक्षाएं कराई जाएं। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कम से कम छात्र विश्वविद्यालय आए, इसी के चलते केवल फाइनल ईयर व फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय में लगभग 99,000 छात्र ऐसे हैं जो कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं इस वर्ष देंगे। रही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की बात, तो ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा। इन छात्रों को प्रोविजनल मार्कशीट दी जाएगी और इन्हें दूसरे वर्ष में पिछले वर्ष की भी परीक्षाएं देनी होंगी। इसी तरह से द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी यह नियम लागू रहेगा। वहीं बैठक के बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल का कहना था कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सितंबर माह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके लिए जो भी एहतियात बरतनी होगी उसके बारे में विस्तार से छात्रों को बता दिया जाएगा। एक दिन पूर्व भी विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब परीक्षाओं को लेकर भी विश्वविद्यालय पूरी तरह गंभीर हो गया है। वहीं प्री पीएचडी कोर्स को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें अहम निर्णय लेते हुए प्री पीएचडी कोर्स की अब परीक्षा नहीं कराई जाएंगी और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। पीएचडी के छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन इस बैठक में यह भी एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। मलपुरा थाना क्षेत्र के गड़सानी गांव में रहने वाली एक विवाहिता को गांव के कुछ लोग बहला फुसला कर ले गए। 15 दिन पूर्व हुई शादी के बाद विवाहिता अपने मायके पक्ष आ गई थी। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि इस मामले में मलपुरा पुलिस पीड़ित पक्ष की ना तो कोई सुनवाई कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कैमरे के सामने दिखने वाली यह विवाहिता मलपुरा थाना क्षेत्र के गड़सानी गांव की रहने वाली है। दरअसल आपको बताते चले, बशा नाम की इस विवाहिता की शादी 15 दिन पूर्व राजस्थान के धौलपुर इलाके में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद जब विवाहिता अपने मायके गई तो गांव के